मैं चाहूं तो जो मनाए कर सकता हूं क्योंकि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। अगर मुझे लगे कि मेरा देश खतरे में है तो मैं तुरंत कदम उठाऊंगा। मैं राष्ट्रपति हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। ये बयान आधुनिक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति का है। एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भ्रम है कि अमेरिका ग्रेट नहीं है और यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ वो ही इसे ग्रेट बना सकते हैं। इसी ग्रेटनेस के पीछे भागते हुए ट्रंप ने बहुत से फैसले लिए। इनमें से एक भारत पर लगा टैरिफ भी है, जो 27 अगस्त सुबह 9:30 पर दोगुना हो गया। अब यह आंकड़ा 50% पहुंच चुका है। लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया के धुरंधर कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इससे अमेरिका को ही नुकसान हो रहा है। तो अब ट्रंप के ग्रेटनेस वाले ख्वाब का क्या होगा? अमेरिकी जनता कब तक इन टैरिफ्स का असर झेल पाएगी और क्या ट्रंप को आखिर में चिकन आउट करना ही पड़ेगा? आज के शो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्ते, अपन हैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। For years they knocked the word tariff. टैरिफ शब्द का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये एक खूबसूरत शब्द है, सबसे खूबसूरत। कई बुरे लोगों को यह शब्द पसंद नहीं था, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि मैं सही था। हम अपने खजाने में हजारों करोड़ों डॉलर लेकर आएंगे। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों के फायदे के लिए होगा और इससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। Will not cause inflation, by the way. राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ऐसी हरकतें करेंगे, इसके संकेत उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में ही दे दिए थे। वो टैरिफ को शब्दकोश का सबसे खूबसूरत शब्द बताते थे। उन्होंने इसकी खूबसूरती का अंदाजा कैसे लगाया ये तो वही जाने, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि ट्रंप के शब्दकोश में इसका अर्थ ठीक ठीक नहीं लिखा था। टैरिफ सीधे सीधे एक टैक्स ही होता है। कल्पना कीजिए कि एक टी शर्ट बांग्लादेश की फैक्ट्री में बनी, जहाज से उठी और लॉस एंजलिस के पोर्ट पर उतरी। जैसे ही उसने अमेरिका की सीमा पार की, उस पर ठप्पा लगा टैक्स और टी शर्ट के दाम तुरंत बढ़ गए। होता यही है कि जो अमेरिकी कंपनी उस टी शर्ट को इंपोर्ट कर रही है वही अमेरिकी सरकार को टैक्स देती है, लेकिन वो इस टैक्स के पैसे कहाँ से लाएगी? इसलिए वो इस टैक्स को अपने माल की कीमत में जोड़ देती है ताकि उसको मुनाफा हो सके। यानी आखिर में ये टैक्स अमेरिकी कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स की कीमत में घुल मिल ही जाता है। लेकिन ट्रंप ने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने शुरू किए। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 7 अगस्त को ही लागू हो गया था। फिर 6 अगस्त को ट्रंप ने 25 में और 25 जोड़ दिया, जिसे 27 अगस्त को लागू होना था। इस बढ़ोतरी के लिए ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीद का हवाला दिया। उन्हें लगा भारत ऐसा करना बंद कर देगा, घुटने टेक देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारत ने अपनी ऊर्जा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया और 27 अगस्त को यानी आज कुल टैरिफ 50% हो गया है। हम पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम इससे कैसे निपटेंगे, नीतियों में क्या बदलाव हो सकते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आज हमारा फोकस अमेरिका पर है। ट्रंप कहते हैं कि इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका फिर से अमीर हो रहा है, देश में अरबों रुपए आ रहे हैं। सुनिए। टैरिफ हमें अमीर बना रहे हैं। बाइडेन के कार्यकाल में हम ट्रेड में अरबों डॉलर गंवा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम बहुत पैसे कमा रहे हैं और हमें बहुत पैसे मिल रहे हैं। उनकी बात उनके टीम के लोग, उनकी कैबिनेट के मंत्री और कई बड़े आर्थिक सलाहकार बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के धुरंधर इस बात पर एकमत नहीं है। उनका कहना है कि ये टैरिफ न सिर्फ अमेरिका के लिए नुकसानदेह है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहे हैं। कैसे? कुछ आंकड़े देखिए। ट्रंप जब सत्ता में आए तब अमेरिका में औसत टैरिफ करीब 2.5% था। बढ़ते बढ़ते अब ये टैरिफ 18.6% पहुंच गया है। मतलब अगर 7 महीने पहले कोई अमेरिकी ग्राहक $100 का इंपोर्टेड सामान खरीदता तो उसे $102.5 देना पड़ता, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ की वजह से वही सामान $118.6 का पड़ेगा। ये टैरिफ का सबसे पहला असर है, जो 2 शक्लों में दिखाई देता है। पहला, डायरेक्ट इम्पैक्ट। जब टैरिफ बढ़ता है तो बाहर से आने वाला वही सामान ज़्यादा महंगा हो जाता है। उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और दूसरा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इंपोर्ट किए गए सामान का घरेलू विकल्प जो सब्स्टिट्यूट है वो भी अपने दाम बढ़ा देता है, क्योंकि बाजार में महंगाई का दबाव बन जाता है।
ट्रंप और उनके समर्थक कहते हैं कि अरे महंगाई तो काबू में है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सरकारी आंकड़े उनकी बात से मेल नहीं खाते। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का ताज़ा डेटा देखिए, 14 अगस्त को ये जारी हुआ था। इसमें बताया गया कि जुलाई महीने में थोक महंगाई 3.3% बढ़ गई, यानी फरवरी के बाद सबसे तेज छलांग। अब इसका फर्क समझिए। थोक महंगाई यानी होलसेल इन्फ्लेशन का मतलब है जिन दामों पर कंपनियां, कारोबारी आपस में माल खरीदते बेचते हैं वो महंगा होना। और जब थोक स्तर पर दाम बढ़ेंगे तो वो दबाव आगे जाकर के रिटेल मार्केट में भी दिखेगा, यानी दुकान पर मिलने वाला सामान जो है, जो खाने का तेल है, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब धीरे धीरे महंगा होता जाएगा। अब आते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। कई दशकों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तरह तरह के वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक, भू राजनीतिक संकटों के बावजूद तेजी से तरक्की की। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी में उसका बोलबाला। इन्हीं के दम पर अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को जीवंत रखा। इसी वजह से अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म यानी अमेरिका अलग है और हमेशा बेहतर करेगा जैसी धारणा बनी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2023 में अमेरिका की GDP 2.9% ही बढ़ी। 2024 में 2.8% फीसदी की बढ़त रही, मगर ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से ये रफ्तार धीमी पड़ गई है। 2025 में GDP ग्रोथ घट करके सिर्फ 1.9% रहने का अनुमान है। 2026 में ये गिर करके और नीचे 1.2% पर पहुंच सकती है, यानी टैरिफ से महंगाई और GDP दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। मूडीज एनालिटिक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जैंडी का कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर मंदी यानी रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। अभी अमेरिका के 1/3 राज्यों में या तो मंदी शुरू हो गई है या बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरे 1/3 राज्यों की हालत स्थिर है, यानी न सुधार है और न बिगड़ रही है। बाकी 1/3 राज्य ही ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अभी भी बढ़ रही है। जैंडी ने कहा है कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ से महंगाई और बढ़ेगी। ऊपर से सरकारी कर्मचारियों की छटनी, कॉन्ट्रैक्ट्स का कैंसिल होना और इमिग्रेशन पर सख्ती जैसे फैसले रोजगार की हालत बिगाड़ रहे हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 12 महीनों में मंदी आने की संभावना 49% है। सबसे बड़ा खतरा इस साल के आखिर और अगले साल की शुरुआत में है, क्योंकि तब टैरिफ और इमिग्रेशन पॉलिसी का असर चरम पर होगा। इससे लोगों की असली आय घटेगी और खर्च करने की ताकत भी कम होगी। अच्छा, अब जरा अमेरिका में एक कार का हिसाब देखिए। येल बजट लैब, जो एक बिल्कुल गैर पक्षपाती थिंक टैंक है, उनका ये कहना है कि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ का सबसे बड़ा झटका अमेरिकन कार्स पर पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ बाहर से आने वाली कार्स ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पार्ट्स भी, पुर्जे पर भी टैक्स लग गया और इन्हीं पार्ट्स से अमेरिका के भीतर कार्स असेंबल होती हैं। नतीजा, एक औसत नई कार की कीमत करीब $6,000 तक बढ़ जाएगी। इसी रिपोर्ट में एक अमेरिकी कंज्यूमर पर साल भर में इन टैरिफ का कुल असर जोड़ कर भी बताया गया है। इसके मुताबिक एक औसत अमेरिकी परिवार की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता $2,400 से $4,000 तक घट जाएगी। लेकिन बकौल ट्रंप वो राष्ट्रपति हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि ट्रंप ने अपने पैर पर नहीं बल्कि अमेरिका के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। उन्हें सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। Well, he's trying to arm twist India, but he's not going to succeed. देखिए, ट्रंप इंडिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। असल में क्या हो रहा है, वो ब्रिक्स देशों को और मजबूत कर रहे हैं, भारत को रूस के करीब ला रहे हैं, चीन, ब्राजील और बाकी बड़ी इकोनॉमीज के और नजदीक ला रहे हैं। यानी वो अमेरिका को दुनिया की इकोनॉमी से अलग थलग कर रहे हैं। From the world economy, because after all, these tariffs are making the U.S. industry. क्योंकि इन टैरिफ से अमेरिकी इंडस्ट्री कमजोर हो रही है। हो सकता है लोकल मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। Countries like India and China and Russia will find out is that the fast-growing. इधर भारत, चीन, रूस जैसे मुल्क देख रहे हैं कि आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी न अमेरिका है न यूरोप, बल्कि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो साफ है, ट्रंप गोली अपने पैर पर नहीं अमेरिका के पैर पर मार रहे हैं। अपने ही मुल्क को कमजोर बना रहे हैं, कम कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों को वो और मजबूत रिश्ता बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। Effectively uniting the rest of the world in closer relations. जेफरी सैक्स ने यह भी बताया कि इस बीच भारत अमेरिकी टैरिफ का असर कम करने के लिए क्या कर सकता है। So India needs to cultivate markets
तो भारत को अब दुनिया के बाकी बाजारों को पकड़ना होगा। ये मेरी पुरानी सलाह रही है। कभी कभी भारत में लोग भौहें चढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत चीन अपने झगड़े निपटा लें, बॉर्डर के मसले खत्म हों और चीन भारत का साथ दे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 6ठा परमानेंट मेंबर बनवाए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। As the sixth permanent member of the UN. मैं चाहता हूँ भारत चीन आपस में ज्यादा ट्रेड करें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और हाँ, मुझे लगता है इंडिया को RCEP ज्वाइन करना चाहिए। ये ग्रुप, इसमें आसियान के 10 मुल्क हैं, साथ में चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया मिलकर आने वाले 25 वर्षों तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेंगे। ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। I'd love for India to join that because I think the combination of South Asia, Southeast Asia, and East Asia would be the world powerhouse. मैं हमेशा से मानता हूँ भारत अफ्रीका की डेवलपमेंट में बहुत कुछ दे सकता है, और अफ्रीका जो आज लो लेवल से शुरू कर रहा है, आने वाले सालों में तेजी से बढ़ेगा। 2.5 अरब की आबादी उसकी है। So many things to offer Africa's development, and I believe that Africa from a very low base. तो साफ है, डाइवर्सिफिकेशन भारत की स्ट्रेटेजी का हिस्सा होना चाहिए। ब्रिक्स इसका अहम हिस्सा है और 2026 में भारत ब्रिक्स का प्रेसिडेंट होगा। ये बहुत बड़ी बात है। Diversification is a core part of the strategy. The BRICS is a very core part of that. India will have the presidency of the BRICS in 2026, and that's a very good thing. आप पूछेंगे कि अगर ट्रंप की नीतियां वाकई अमेरिका के लिए नुकसानदेह हैं, तो क्या वहां जनता को ये बात पता नहीं है? क्या कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा? जवाब है हाँ, आवाज उठ रही है। दरअसल ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही उनका झगड़ा फेड यानी फेडरल रिजर्व से चल रहा है। फेड अमेरिका में ब्याज दरें तय करता है। 2025 की शुरुआत में उम्मीद थी कि फेड इस साल 2 से 4 बार ब्याज दरें घटा देगा, लेकिन जैसे ही महंगाई फिर से ऊपर जाने लगी, फेड ने दरें घटाने से मना कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि ब्याज दरें कम हों ताकि मार्केट में पैसा घूमे और उनकी इकोनॉमी की तस्वीर अच्छी दिखे, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी, इसलिए कटौती नहीं की गई और यहीं से टकराव शुरू हो गया। इसी बीच ट्रंप उन लोगों पर भी चढ़ गए जो उनकी पॉलिसी, खासकर टैरिफ पर सवाल उठाते थे। 22 अगस्त को अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के घर पर FBI ने रेड मारी। आरोप ये था कि उन्होंने अपनी 2020 की किताब में खुफिया दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ट्रंप बोले ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन है। बोल्टन अक्सर ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ट्रंप ने भारत को बेवजह विलन बना रखा है। भारत पर टैरिफ लगाना दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत बड़ी गलती है। इसी कड़ी में एक ताज़ा मामला भी है। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लीजा कुक को हटाने का आदेश दे दिया है। कारण बताया है कि उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज़ के लोन के कागज़ों में झूठ बोला। ट्रंप ने अपने लेटर में लिखा, अमेरिकी जनता को भरोसा होना चाहिए कि नीतियां बनाने वाले लोग ईमानदार हैं, लेकिन आपके खिलाफ फाइनेंशियल गड़बड़ी और क्रिमिनल एक्टिविटी के सबूत हैं, इसलिए न जनता को और न ही मुझे आपकी ईमानदारी पर यकीन है। एक कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन पर 100% भरोसा हो सके। अब अमेरिका का नियम यह है कि फेडरल रिजर्व गवर्नर को नॉमिनेट करने का हक राष्ट्रपति के पास होता है, यानी लीजा कुक के हटते ही ट्रंप किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा सकते हैं जो उनके एजेंडा को खुले तौर पर सपोर्ट करे। तो ट्रंप का गेम प्लान क्या है, आने वाले समय में साफ होगा। उनको उनकी राजनीति मुबारक। हम सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी, इजराइल ने गजा सिटी पर जो हालिया हमले किए थे जिनमें पत्रकार भी मारे गए, उस पर भारत की भी प्रतिक्रिया आ गई है। भारत ने इन हमलों को शॉकिंग और डीपली रिग्रेटेबल कहा है, यानी चौंकाने वाले और अफसोसनाक हमले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली और खेदजनक है। भारत ने हमेशा संघर्षों में नागरिकों की मौत की निंदा की है। हमारी जानकारी यह है कि इजराइल ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है। आप जानते ही हैं कि गजा सिटी में इजराइल की स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं। 25 अगस्त को भी स्ट्राइक हुई। जगह थी साउथ गजा का नासिर अस्पताल। इसमें 15 लोगों की मौत हुई, इसमें 5 पत्रकार भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये पत्रकार रॉयटर्स, AP और अल जजीरा के लिए काम करते थे। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं कि ये इजराइल हमास जंग में अब तक की इजराइल की सबसे डेडली स्ट्राइक्स में से एक थी। ये स्ट्राइक्स इजराइल के गजा सिटी टेकओवर प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत अब एक किस्म से हमास के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गजा सिटी से बड़े स्तर पर लोगों ने घर खाली करना भी शुरू कर दिया है। एक 40 साल के व्यक्ति ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि ऐसी स्ट्राइक्स होती हैं कि लगता है मानो भूकंप आ गया हो। वो यानी इजरायली सेना
हमें भीतर तक इतना डरा देना चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ से चले जाएं। सो हम जा रहे हैं। गजा के साबरा, शेजाई और तुफा नाम के इलाकों से कई घर पिछले 2-4 दिन में खाली हो गए हैं। एक तरफ ये जंग जैसी मानव निर्मित आपदाएं हैं और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं। पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आई हुई है। वैसे मानवीय आपदाएं पैदा करने में पाकिस्तान भी अव्वल ही है, लेकिन अभी बात वहाँ की बाढ़ की करते हैं। आपने खबरें देखी होंगी कि जम्मू कश्मीर के आसपास इन दिनों कितनी बारिश हो रही है। बारिश का यही हाल सीमा पार पर भी है। सतलज का पानी बढ़ गया है और इसका असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक दिख रहा है। लाहौर तक खतरे में है। वहाँ बाढ़ के खतरे को वेरी हाई टू एक्सेप्शनली हाई तक बताया गया है। करीब 24 करोड़ की आबादी बाढ़ या अतिवृष्टि के खतरे में है। अतिवृष्टि यानी बहुत भयंकर बारिश। और इस खतरे से निपटने के लिए वहाँ इंतज़ाम क्या है? एपी की खबर के मुताबिक बाढ़ से वहाँ 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोग शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें शासन प्रशासन की ओर से बाढ़ की कोई चेतावनी नहीं दी गई। अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी तो दुरुस्त थी, लेकिन बादल फटने की वजह से स्थिति हाथ से निकल गई। जैसे हमारे यहाँ एनडीआरएफ है, वैसे ही पाकिस्तान में एनडीएमए है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इनका कहना है कि अभी तक 90,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीएमए ने यह भी कहा कि हमने तो पंजाब प्रांत यानी पाकिस्तान वाला पंजाब, वहाँ के अधिकारियों को अलर्ट भेजा था कि सतलुज का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा है, और ये भी कहा था कि नदी किनारे के गांव खाली करा लिए जाएं। कुल मिलाकर इस आपदा में भी पाकिस्तान इसकी टोपी उसके सर कर रहा है। अब उनके यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन भारत ने ज़रूर पाकिस्तान को चेताया था। एक नहीं 2-2 चेतावनी की बारिश बहुत हो रही है, बाढ़ का खतरा है, और पाकिस्तान को ये भी बता दिया था कि हम रावी नदी पर बने माधोपुर डैम के गेट खोलने जा रहे हैं, तो जल स्तर बढ़ सकता है। ये पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच पहला पब्लिक डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट रहा। अगली सुर्खी, 128 बरस बाद फ्रांस ने मेडागास्कर को 3 मानव खोपड़ियां लौटा दी। ये खोपड़ियां पेरिस के एक संग्रहालय में विजय प्रतीक की तरह प्रदर्शित की जाती थी। माना जा रहा है कि इनमें से एक खोपड़ी मेडागास्कर के राजा टॉयरा की है। कहानी बहुत पुरानी है। 1897 में साम्राज्यवादी फ्रांस ने मेडागास्कर में भयानक जनसंहार किया। राजा टॉयरा को भी मार दिया गया, और उस कत्लेआम के बाद फ्रांसीसी सैनिक इन खोपड़ियों को युद्ध ट्रॉफी की तरह उठा करके ले गए। मेडागास्कर को स्वतंत्रता 1960 में मिली, लेकिन इन खोपड़ियों की वापसी के लिए इंतज़ार एक सदी से भी ज़्यादा लंबा चला। फ्रांस में 2023 में एक नया कानून बना था, जिसके तहत सभी मानव अवशेष उनके मूल देशों को लौटाने का प्रावधान किया गया। पेरिस संग्रहालय में आज भी करीब 30,000 वस्तुएं रखी हुई हैं, जिनमें से 1/3 मानव अवशेष हैं। अब सिर्फ मेडागास्कर ही नहीं, बल्कि कई देश इनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।